पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग गया भाग गया भाग गया, पकड़ो 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 भाई इसे, वो निकल गया आगे, रोक रोक भाई रोक, नहीं रुक रहा, डॉलर डॉलर डॉलर, भाग गया निकल गया। तुम लोग सब देखते रह गए, सब देखते रह गए, वो निकल गया आगे। अब सब उसके पीछे पीछे भागे लेकिन वो निकल गया अब बस से बाहर। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि फ्री फ्लोट वाली बात तो चलो आपकी मान ली हमने, तिजारत में कौन सा फ्री फ्लोट आपने दिया है? इंपोर्ट पे तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आपने इंसेंटिव दिया हुआ है, डॉलर को आप कहते हो फ्री फ्लोट। यानी ट्रेड पॉलिसी के अंदर आप इंटरवेंशन कर रहे हो, लेकिन उसी ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को आप कह रहे हो कि खुला छोड़ दो। देखिए, दोनों में तवाजुन रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉलर को खींच के रखो, आप उसको पकड़ के रखो आप, लेकिन कम से कम लेट अस डिवाइस ए फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ताकि मुल्क मजबूत हो सके। देखिए, आपको समझना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बेकार किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से तन्हाई का शिकार हो गया। ठीक है, नहीं ढोल ढमक्का करना है आपने तो कर लें। देखें, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात रखने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। रूस के साथ अगर आपने पपियां जप्पियां कर भी ली तो मैक्सिमम आपका 1 बिलियन ट्रेड बढ़ जाएगा, ये कल भी मैंने बात की। चाइना के साथ आपकी जो है वो कंप्लीट रिलेशनशिप लॉपसाइडेड है, आप वहां से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। और चाइनीज ऐसी कौम है ना, यकीन करो, मैं यार आपको कह नहीं सकता टीवी पे, वरना यहाँ जो है ना बड़ा मसला हो जाएगा। भाई, वो बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं, वो हमें कोई फायदा वायदा नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ गाने गाएंगे, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हम भी साथ गाने गाते रहेंगे क्योंकि हमें गाने का बहुत शौक है। नाच गाना हमारे मुल्क में मना है ना, तो फिर वो ख्याली नाच गाना हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो लॉपसाइडेड रिलेशनशिप में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, वेस्ट से आइसोलेट नहीं हो। देखिए, मैं जज्बात समझ पा रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब अभी जो है ना उस माजरत के साथ शायद मामले की गहराई को समझ नहीं पा रहे, शेख रशीद साहब भी मामले की गहराई को समझ नहीं पा रहे। देखिए, अमेरिका और वेस्ट से बिगाड़ के हम नहीं चल सकते। मशहूर कहावत है, दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लिया जा सकता। तो ज़रा तवाज़ुन मेंटेन करें। मैं कब बोल रहा हूँ कि आप दोबारा से उनके साथ नत्थे हो जाएं, आप तवाज़ुन मेंटेन करें, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करें। आपके ट्रेड पार्टनर वेस्ट हैं, यूएस से आपका बायर है, यूरोप आपका बायर है, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने पड़ेंगे यार। जिस गली में आप रहते हैं वहाँ लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अपने पड़ोसियों से भी आप बना के रखें, दूसरे भी जो दुकान है नुक्कड़ की उससे भी बना के रखें, सौदा तो आपने उससे लेना है ना। तो इस मामले में थोड़े से मेरे ख्याल संजीदा हो जाएं तो बेहतर है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, काबाद प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं जनाब मलिक बोस्तान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस शोबे के माहिर भी हैं और इसी कारोबार से वाबस्ता भी हैं। सर, वेलकम करता हूँ आपको शो। मलिक बोस्तान साहब, जाहिर बात है मैं तो एक राय शुरू में दे देता हूँ, लेकिन इसमें कोई ख़राबी नहीं कि आज के हालात में हम इस चीज़ को समझ सकें कि बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन लें तो इससे शायद रुपए की कदर में थोड़ी मजबूती हम देख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त आइसोलेशन हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि FATF की तलवार भी है, IMF का प्रोग्राम भी है, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेने हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी एक साख मेंटेन रखनी है। इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी देखो ना, आपने जो तबसरा किया है बिल्कुल बजा फरमाया आपने। पाकिस्तान इस वक्त दो हाथियों की लड़ाई में सैंडविच बना हुआ है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। और हमने बड़े सोच समझ के पाँव रखना है और अपने आप को बचाना है इस आग से जो आग लगाई जा रही है। और ये देखो ना, जो न्यूजीलैंड का दौरा बज़ाहिर कैंसिल हुआ है, इंग्लैंड का दौरा मनसूख हुआ है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है और हमें इससे बचना है। क्यों, पाकिस्तान ने, आपको पता होगा, अर्जेंटीना को 12 तैयारे जो JF-17 दिए ब्लॉक 3 जी, तो वो बरतानियों को बड़ी मिर्चें लगी हैं। उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत पे दबाव भी डाला है कि आप सौदा मनसूख करें, हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान दबाव में नहीं आया, उसने $670 मिलियन के वो तैयारे 12 तैयारे फ़रोख्त किए हैं। असल कहानी ये है। और उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान दबाव में नहीं आ रहा तो उन्होंने I-5 के नाम से जो एजेंसी है एक अलर्ट जारी कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम को ख़तरा है। उसकी वज़ीर-ए-आज़म को कहा और उनकी बातों में आ गए। तो असल कहानी ये है। तो हमें ये साजिश का शिकार से होने से बचना है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत बड़ी साजिश इस खत्ते में होने वाली है। और पाकिस्तान के, जैसे आपने कहा कि हमारे तमाम मफादात, क्यों हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, हमारी वर्कर वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है।
तो हम इस काबुल नहीं है कि हम उनका कोई झटका बर्दाश्त कर सकें। बड़ी अहम बात आपने बड़े की है। गैर जानबदार होके चाइना से भी हमारे बड़े अच्छे तल्कात हैं, उनके पास अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको भी हमने सेटिस्फाई रख लिया। लेकिन हमने बड़े तम्मल के साथ और उनके साथ अपने दोस्तों को बताना है कि हम इस काबुल नहीं है कि हम इन झटके और इंडिया इस पूरे जो खत्ते की मैं ख्याल समझता हूँ अफ़गानिस्तान की तो हुकूमत की तब्दीली क्या है, पूरे इस खत्ते की हालत ही बदल गई है। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इस वैसे तो दुनिया के लिए बड़ा आम हो गया है, तो पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान क्या कदम उठाए, हम कोई उसके बाद कदम उठाएं। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है दुनिया के 8 बेहतरीन सरबराहों ने खुफिया एजेंसियों ने यहाँ आके पाकिस्तान में उसकी मेज़बानी की है, हेड ऑफ स्टेट आए हैं, वज़ीर ख़ारजा आए हैं। तो पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह है और उनको ये पता है, लेकिन अब इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत मिले और उसने जो मनसूबे पाकिस्तान के मिलाए थे वो सारे खाक में मिल जाएँ। वो अब पाकिस्तान के सरहदों को गैर महफूज बनाने के लिए मंडला रहा है, जंग के बादल मंडला रहे हैं। हुकूमत ने बड़ा इसको सोच समझ के फैसला किया और तालिबान ने उसको खरी खरी सुना दी हैं कि हम कश्मीरियों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी उसको मिर्चें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान तालिबान अगर हम वहाँ से निकल गए, खुदा से ना करे कि वो अफ़गानिस्तान की जो गुरीला जंग है वो कश्मीर में आ जाए, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान को बकरा बनाना चाहता है। और पहले आपने देखा उसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, पाकिस्तान ने दोगलापन किया है, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, अमेरिका भी उसकी बातों में आकर सेनेटर ने ये बयान दिया है। लेकिन आपसे एक चीज़ जाननी थी मैंने। जी जी, बात ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आपने जिक्र किया और मुझे पता है कि आपकी बड़ी इस पे गहरी स्टडी है, वरना पाकिस्तान में तो किसी को पता भी नहीं है कि अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान जो है वो लगती है और इनकी एक माजी में जंग भी हो चुकी है गालिबन 1982 में, जिसका नाम फाल्कलैंड वार्स कहा जाता है जिसे। तो ये खैर मलिक बोस्तान साहब ने बताया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो बड़े बड़े एनालिस्ट्स को भी इस चीज़ का नहीं पता। और उससे 670 मिलियन डॉलर की जो डील थी उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ जाते। लेकिन जिस जानिब मैं आपको लाना चाह रहा हूँ ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मशरिक़ वस्ता में, एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम के अंदर आप इस चीज़ को वाज़े कर चुके हैं, और इसके अलावा फिर उसके बाद अमेरिका और फिर यूरोपियाई ममालिक के अंदर पाकिस्तानी बसते हैं। हमने अगर जैसे आप कह रहे थे कि कदम फूंक फूंक के ना रखे तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें जिससे हमारी तरसीलात में प्रॉब्लम आए। ये एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद इनसे बात लूँगा कि इस मैटर को फिर आगे चल के कैसे रिजॉल्व करना है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नई मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान हो गया, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा भी कर दिया, उसके बारे में भी राय लूँगा। लेकिन उससे कबल मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे माहिरीन ने ये राय दी है कि जनाब वाला असल में डॉलर की कदर में जो इजाफा हो रहा है इसकी बुनियादी वजह अफ़गानिस्तान के हालात हैं, और अफ़गानिस्तान के हालात जब तक सेटल नहीं होते तो डॉलर जो है वो बढ़ता रहेगा, रुपए दबाव का शिकार रहेगा। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी मलिक बोस्तान साहब आप रोशनी डालें कि अफ़गानिस्तान के हालात और अफ़गानिस्तान क्या करेंसी जा रही है, क्या मामलात हैं जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। जी, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान का सूबा ही समझे हम पाँचवा, वहाँ जो कुछ होता है उसका सज़ा भी पाकिस्तान को मिलती है, फ़ायदे भी पाकिस्तान को मिलते हैं। तो अब तो हम जो पाकिस्तान के जो सेट हुए हैं वो अफ़गानिस्तान की वजह से हुए, क्योंकि वहाँ पे 5 अगस्त को तालिबान ने कब्ज़े करना शुरू कर दिया था और 15 अगस्त को उनका मुकम्मल हो गया था। और उसके बाद अमेरिका ने फ़ौरन उनके अकाउंट 10 अरब डॉलर के थे वो अमेरिका को फ्रीज़ कर दिया। अब उनका बैंकिंग चैनल टोटल समझो फ्रीज़ ही है, और उसका इंपोर्ट का पूरा दारोमदार पाकिस्तान पे आ गया। और आपने देखा जुलाई में हमारी जो इंपोर्ट बिल थे वो 5.5 अरब डॉलर थे, और अगस्त में अभी जो डेटा है 6.5 अरब डॉलर का आया, यानी कि 1 अरब डॉलर पाकिस्तान का इंपोर्ट एक महीने में बढ़ गया। तो ये समझो अन्यों को भी पता चल रहा है कि वहाँ की डिमांड हम लोग पूरी कर रहे हैं, और हमने पूरी करनी है। ज़ाहिर है हमारा एक हमसाया मुल्क है, हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, और पूरा दारोमदार भी पाकिस्तान पर है। तो वो आगे चल के मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है, हुकूमत ने फैसला किया है कि वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी रुपये में उनके साथ ट्रेड करेंगे, और अल्लाह करे ये पॉलिसी अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को इसके बड़े बेनिफिट भी मिल सकते हैं। कोई एक 2011-12 में हमारी 3 अरब डॉलर होती थी अफ़गानिस्तान के साथ एक्सपोर्ट, वो जो कि कम होकर 800 मिलियन डॉलर पे आ गई है। तो हम दोबारा ये एक्सपोर्ट बढ़ा भी सकते हैं कि उनके ज़रूरियाती ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। वहाँ खाने पीने की अशिया नहीं है, मेडिकल की अशिया नहीं है, लोग हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो तनख्वाहें दे सके, तो उनके बुरे हाल हैं। और अफगानी करेंसी दबाव का शिकार है।
ज़ाहिर है अफगानी करेंसी तो कोई इंटरनेशनल वैल्यू भी नहीं रखती, और उसका तो मतलब अब जितना भी वहाँ ट्रेड हो रहा है इस वक्त डॉलर में ही हो रहा है या पाकिस्तानी रुपए में हो रहा है। और ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ मादनियात उन्होंने अल्लाह ताला ने 30 खरब डॉलर की मादनियात है वहाँ पे, जो कि यहाँ रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान इस वक्त तालिबान को भी अकल के होश के नाखन लेने होंगे, दुनिया के साथ चलना होगा। जैसे अमेरिका ने कहा है वो यूएन चार्टर्ड के मुताबिक चलते हैं, इंसानी हकूक़ का ख़वातीन का एहतराम करते हैं तो हम उन्हें तस्लीम कर लेंगे। बरतानिया ने भी यही मैसेज दिया, बल्कि पूरी दुनिया ने, और रूस ने भी यही। अभी शंघाई ताउन तंजीम हुई है जो कि 8 मुल्कों की बहुत बड़ी तंजीम, आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है ये। तो उन्होंने भी यही बातें की हैं। तालिबान अगर उन्होंने काफ़ी अपने आप को बदला, देखो ना, को एजुकेशन अलाउ कर दी है। इवन फुटबॉल की टीम पाकिस्तान में आई है, वो भी लेडीज़ को अलाउ कर दी, जो कि ये अनहोनी वाली बात थी, जो नामुमकिन था, तो मुमकिन आ रहा है उनके नज़र। तो वो अगर दुनिया के मुताबिक इंसानी हकूक़ का एहतराम करते हैं, अपने आप को तस्लीम करवा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और पुरअमन मुल्क के तौर पर सी पैक जो है वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद बगैर नामुकम्मल है। सेंट्रल एशिया है, रशिया है, इसको कामयाब बनाना है, उन्होंने अपने आप को मनवाना है, तो उन्हें दुनिया का यूएनओ का एहतराम करना का अलग थलग नहीं रह सकते। तो अमन पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ अगर हुकूमत बड़ी तावन भी कर रही है, हमारे वज़ीर ख़ारजा मुसलसल इसी राब्ते में, और जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है कि नया ब्लॉक बनने वाला है, तो अगर दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती, उनको अलग अलग थलग कर देती है, तो उस सूरत में फिर दुनिया के लिए बड़े मतलब अमन ख़तरे में पड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और उन्हें इस हालत में ना पहुँचाएँ कि वो दोबारा स्मगलिंग और ईरान बेचना शुरू कर दें और असला बेचना शुरू कर दें और पूरी दुनिया के अमन को ताबैला कर दें। तो उन्हें इस वक्त उंगली पकड़ने की ज़रूरत है। अगर पूरी दुनिया उनके साथ सपोर्ट करती है, उन्हें कुछ सिखाती है, जैसे पाकिस्तान ने ये ऑफ़र भी दी है कि हम अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट करने को तैयार है, उनके बैंकिंग को, तमाम डिमांड पॉइंट को ऑपरेशन करने के लिए हमारा ताउन जारी है। तो ये बहुत अच्छा ऐलान है। मैं समझता हूँ अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए और खानस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। नहीं, लेकिन रीजन के अंदर जैसे आपने ज़ाहिर बात है नक्शा बड़ा अहसन तरीके से खींचा कि जो मसाइल हैं और उनके हल के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए आगे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारे चैलेंजेस अब एग्जिस्ट करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के हमारे रिलेशंस अपने पड़ोसियों के साथ क्या रहते हैं, दुनिया के रिलेशंस उनके साथ क्या रहते हैं। लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग पाकिस्तान अब एक इंतहा पसंदाना सोच की गिरफ्त में आ चुकी है। एक तरफ हिंदुस्तान जहाँ पे इंतहा पसंदाना सोच ज़ोर पकड़ रही है, ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी मजहबी इंतहा पसंदी है, हिंदू इंतहा पसंद वहाँ पर काफ़ी काबू में आ चुके हैं, हुकूमत उनके पास है, नरेंद्र मोदी साहब उनके जो है वो रहनुमा है। ईरान एक इंतहा पसंदाना सोच का मालिक मुल्क है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत गालियाँ दे रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्यों खामोशी, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, लेकिन खामोशी रहना चाहिए, बेहतर है। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी अब एक इंतहा पसंदाना हुकूमत आ चुकी है दुनिया की नज़र में भी, और हम पैसिफाई तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सोच उम्मीद है बदल जाए जो आप कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन एनवेलप्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट नेबर्स। ग्लोबली हमारा ट्रेड रिस्क बढ़ जाएगा। एक दफ़ा आपने ट्रेड रिस्क की बात की थी, आपने कहा था अगर ट्रेड रिस्क हो तो डॉलर पे दबाव आता है। क्या इस वजह से भी डॉलर पे दबाव आ रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड रिस्क बढ़ गया? क्या कहते हैं? देखो हमारी आगे जो देखा जाए, हुकूमत ने 2015 में हमारी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की 13 अरब डॉलर, जो कि अब 15 अरब डॉलर हो गया, कि 2 अरब डॉलर बढ़ गई है। तो डिवेल्यू करने से तो आपका इसका मतलब एक्सपोर्ट भी अगर 50% तो आपने डिवेल्यू किया है 2015 को आप देखें और अभी देखें, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट अगर 50%, मैं कहता हूँ 30% भी बढ़ जाती है टेक्सटाइल की, तो आप कहते थे जो आपने फैसिलिटियाँ दी हैं उसका मुल्क को फ़ायदा हुआ है, रुपये भी मजबूत हो जाता, एक्सपोर्ट बढ़ जाती। अब एक्सपोर्ट हमारी वही 2.5 अरब डॉलर है, ये अलग करम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका पाकिस्तान पर बड़ा एहसान है। तकरीबन 3 अरब डॉलर तो वो भेजते हैं। तो हमारा ट्रेड गया, फिर भी दोनों का जमा करें तो फिर भी समझे 5.5 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, फिर भी आपका साल के बाद आपका 13 अरब डॉलर आप कहाँ से पूरे करेंगे? आपने लोन वापस करने हैं, आपने सूद की पेमेंटें वापस करनी है। तो ये ट्रेड इसी वजह से तो रुपये पे दबाव आया हुआ है। तो इस दबाव को कम करने के लिए हमें लाजमी अपने एक्सपोर्ट बिल कम करने होंगे, एक्सपोर्ट लाजमी बढ़ानी होंगी, वैल्यू एडेड में आना होगा। ज़राअत हमारी जो कि ज़री मुल्क के तो हम कहलाते हैं, लेकिन हम दालें भी, गंदम भी, चीनी भी, सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। 8 अरब डॉलर की तो हमने ये चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, 12 अरब डॉलर का हमने। लेकिन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो है ना वो आप समझे बलून कर रहा है। तो ये तो हमारे इख्तियार में है ना, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अभी
किसानों ने कपास की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने 127 लाख की गांडे की पैदावार हुई है और उनको आपने क्या सिला दिया, 6,000 मन की रुई आपने 3,000 कर दी है। वो अपनी अपनी फसलों को आप कंट्रोल प्राइस की बात कर रहे हैं आप। उन पर अपने जानवर छोड़ेगा, हमारा तो ऑपरेशन कास्ट भी इतनी नहीं आती, तो ये हुकूमत को दादरसी करना चाहिए, इस पर कोई कमेटी बिठानी चाहिए। इतनी आप महंगी 15% महंगी आप कपास इम्पोर्ट करके टेक्सटाइल आप कर रहे हैं, तो ये टेक्सटाइल वालों को फैसिलिटेट करना है ना, फिर टेक्सटाइल वाले तालियां बजाना बंद कर देंगे, तालियां बजाना बंद कर दी तो फिर कहां से वाहवाही नहीं होगी। सबसे पहले काश्तकारों की दादरसी करें जो अपनी फसलें ज़ाया कर रहे हैं, मुल्क को कितना नुकसान हो गया। अब से समझो डॉलर वो जला रहे हैं, अपनी पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जला रहे हैं, तो हुकूमत को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए इस मामले पे। अच्छा, एक नुक्ता कहीं रह ना जाए, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करके मैं कहता हूं वैसे तो मामूली सा इजाफा किया है, लेकिन इंडिया ये दिया है कि आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो इजाफा किया जाएगा रेट में। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, क्योंकि साइंस तो यही कहती है कि इंक्रीज करना चाहिए। देखो जी, जो इन्होंने रटे रटाए फार्मूले लगाए हुए हैं और जिस पे ये सारी वर्किंग करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, डॉलर का रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई होती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। आपने जितना आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इतना आपका बिजनेस कम होता जाएगा। इस्लाम में तो इंटरेस्ट रेट का कोई चैप्टर ही नहीं है, दूसरे ममालिक ने इसको अपना लिया है। मैं समझते देखो, मैं इस्लामी बैंकिंग की निज़ाम पाकिस्तान ने शुरू किया था, इस्लामी बैंकों ने शुरू किया था, पूरे गैर इस्लामी ममालिक ने इसको शुरू कर दिया, इसमें फ़ायदा है। तो इसमें फ़ायदा था भी, उन्होंने अपने देखो इंटरेस्ट रेट किसी ने 0 कर दिया है, किसी ने 1% रखा हुआ है, किसी ने 2%। पाकिस्तान में इसको दुनिया से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा रुपया संभल नहीं रहा, हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, हमारी इंपोर्ट बढ़ी है और हम अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन क्लब के मेंबर हो गए। लेकिन आप देखो ना, आपके अपने कर्जे कितने बढ़ गए हैं। आप गर्दिशी कर्जे आप देख लें 2300 अरब से बढ़ चुके हैं। आपने सालाना इंटरेस्ट रेट $5 अरब सिर्फ सूद की मद में दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुल्क के कर्जे हम बढ़ा रहे हैं, तो हम कहाँ से पे करेंगे? ये हम कहाँ से पे करेंगे? छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मलिक बोस्तान साहब से बात कर रहे हैं। मलिक बोस्तान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ये जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं इनको हम रोकेंगे और उसके अलावा ये जो गाड़ियों की इंपोर्ट आपने रोक दी, लेकिन पोर्ट पे तो सारी गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। खैर, इसकी तफसील आपसे लेता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्समैन भी हैं, ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं चाह रहा था, क्योंकि आप मईशत के ऊपर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, तो मैं आपका ओपिनियन भी लूँ इस सिलसिले में कि डॉलर की कदर के अंदर जो बड़ी तेज़ी से हम इजाफा देख रहे हैं, तो इसको अब किस तरह से काबू में लाया जाए और क्या क्या गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मुझे ये तो समझ आया आपके सवाल का पार्ट से डॉलर की सर, डॉलर की कदर जो है वो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या अवामिल आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आप मईशत पे भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं ये भी हमें बताएं। तो मईशत को जितना आसान समझते थे इमरान खान साहब और उसकी टीम, कि मईशत बहुत ही कोई आसान चीज है जिसमें सिर्फ सिंसेरिटी होना काफी होता है, लेकिन उनको जाहिर सी बात है जब आए और जो भी इनहेरिट किया उस वक्त से जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो करंट अकाउंट का था। और करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल PMLN की हुकूमत जब गई है तो बहुत हाई था और उसकी वजूहत भी थी। फर्स्ट 3.5 ईयर्स में बिल्कुल रीजनेबल था। उसके बाद जो पावर सेक्टर में जो हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे और CPEC के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीशन के उसमें थे, तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा इक्विपमेंट मंगाना जरूरी था, जिसके लिए जाहिर सी बात है यहाँ से डॉलर भेजने थे और वो गैप क्रिएट होना था। बट वी हैड अ बैकअप प्लान कि ये इस वक्त हमें बिजली ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूएशन टू इंडस्ट्री है, नवाम के लोगों के लिए, और उसके अपने बेनिफिट्स आएंगे और हम करंट अकाउंट को कैसे फिर लेके आएंगे नीचे। इन्होंने करंट अकाउंट को ठीक करने का एक ही तरीका, एक तो पहले इन्होंने कहा कि करंट अकाउंट एक इंडिकेटर होता है जो डिफाइन करता है इकोनॉमी को। GDP ग्रोथ बाढ़ में गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे, सब कुछ खराब होता रहे, तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने इकोनॉमी का पहिया बंद करके समझा कि करंट अकाउंट को हमने कंट्रोल कर लिया। जैसे ही आपने देखा कि थोड़े पिछले 6-8 महीने में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा शुरू हुई और खास तौर पर आपने देखा शौकत तरीन
को लाए इसलिए क्या था कि वो पीछे से बैठ के पहले ये कहते हैं कि भाई आप इकोनॉमी को बंद करके तो नहीं अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इकोनॉमी को खोलें, एक्टिविटी होने दें। इंपोर्ट नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी, आपकी ग्रोथ कैसे आएगी, तो वो जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी, वो तमाम चीजें जैसे ही वो होना शुरू हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हैं, 3 साल में 3% बढ़ी है, इन स्पाइट ऑफ 35 to 40% वैल्यूएशन। 3% ये है कि देयर फॉर द लास्ट 3 years। अच्छा, बट पीपल आर नॉट बाइंग देयर आर्गुमेंट नाउ, क्योंकि कंटिन्यूअसली दे वर ब्लेमिंग द PMLN गवर्नमेंट इन द पास्ट कि जी उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। अब ऑफ कोर्स आफ्टर 3 years एवरीवन इज नाउ एग्जॉस्टेड एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय दिस आर्गुमेंट कि हर चीज नून लीग की वजह से हो रही है। अब जो नई आर्गुमेंट सामने रखी गई है वो ये रखी गई है कि डॉलर की वैल्यू में जो इंक्रीज हो रही है, इट इज इन ए सेंस गुड फॉर द कंट्री। So what I don't understand is that how is it good for the country that the dollar price goes up? I really don't understand. मैं रीजन इसलिए बता रहा था कि उनका गैप इतना ज्यादा है और ट्रेड डेफिसिट आपको पता है $7.5 बिलियन 2 महीने में पहुंच गया फर्स्ट 2 मंथ में। इंपोर्ट इतनी हो गई है और एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट पर प्रेशर आना शुरू हो गया। जब वो प्रेशर आएगा तो फिर जाहिर सी बात है रुपए की कीमत गिरेगी और डॉलर की कीमत कदर पड़ेगी और वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे। अब मसला ये है कि इनके पास एक मुश्किल ये है कि अगर ये इंपोर्ट्स को रोकते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक मोमेंटम आया है, और आपने देखा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शॉर्ट लिव था, क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर देखेंगे वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। 2.5% सिर्फ 2 महीने में नए फिस्कल ईयर के लिए। तो दिस गवर्नमेंट इज कॉट, इनका जो मंत्रा था वो चला नहीं है। अब मसला ये है कि अब इसी वजह से डिस्काउंट रेट भी बढ़ाया गया, पॉलिसी रेट भी बढ़ाया गया ताकि कोई प्रेशर रख के इंपोर्ट्स को स्लो डाउन किया जाए, और उसकी वजह से शायद अब इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा, इससे डेट भी बढ़ेगा और जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है उससे आपके कर्जे और बढ़ रहे हैं। So we are getting into a serious debt trap. We are stuck with a rock and a hard place. यहाँ पर I request you to remain with me for a few more minutes, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब हैं और जो आप एक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे थे, just want to take his opinion in between as well. मैं चाहूँगा मलिक बोस्तान साहब यहाँ पर मैं आपकी राय इस सिलसिले में ज़रूर लूँ कि ये जो पोर्ट के ऊपर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना, और बड़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली मोहम्मद जुबैर साहब ने फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। लेकिन पोर्ट पे तो मुझे नई गाड़ियां दिख रही हैं सर। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज इसका तखमीना कितना है, कितना इंपोर्ट किया है हमने कार्स की सूरत में और मोबाइल्स की सूरत में, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमने बंद किया हुआ है। जी 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 मलिक बोस्तान साहब। जी मैं समझता हूँ हमारे पास इसको कोई ऑफिशियली डेटा तो है नहीं, लेकिन जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो बताया जा रहा है कि 9000 गाड़ियाँ इंपोर्ट की गई हैं। 9000। जी तो ये अब हुकूमत इसकी हाँ या ना कर सकती है। और वैल्यू तकरीबन रफली कितनी होगी? मैं समझता हूँ हमें जो बात हो रही, डॉलर बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल की वजह से बढ़ रहा है और तो कोई वजह नहीं है। लेकिन मोबाइल फोन और कार्स इन्होंने कहा था ना कि मेजर हमारे यहाँ ऐसी चीजें जो, अगर आप 9000 गाड़ियाँ मंगा रहे हैं और $1 लाख की भी गाड़ी करें तो $900 मिलियन बन जाता है। इस तरह 2 अरब के आपने मोबाइल फोन मंगा लिए, अभी भी इंपोर्ट किया है। ज़ाहिर जब गाड़ियाँ मंगवाएंगे तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। पाकिस्तान पे इस वक्त प्रेशर है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का। हुकूमत कहती है जी हम मशीनरी मंगा रहे हैं और इसका कुछ अरसे बाद इसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं, लेकिन अभी जो मैंने पहले फिगर डेटा दिया है कि इस वक्त $1 अरब का माना ट्रेड गैप हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है इसको फौरी तौर पर। लेकिन वो चीज़ें जो कि खाने पीने के अलावा नहीं है उनको वक्ती तौर पे अगर हम बैन भी लगा दें तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं, ना ही पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि हमारी इकनॉमिक कम हो गई है या GDP हमारी कम हो गई है। ड्यूटी में इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन कर्ज़ों में कितना इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट में कितना इजाफा होगा, मुल्क को कितना नुकसान होगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है, सब हुकूमत से लोगों की बड़ी उम्मीदें बस तो सब पे पानी फिर जाएगा।
तो महंगाई इतनी ना बढ़े। आज लेबनान और श्रीलंका का हाल देखें, लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, उनकी करेंसियाँ कितनी डिवैल्यू हो चुकी हैं, उनके पास इम्पोर्ट के पैसे नहीं हैं। अभी देखो हमने सकूक बांड 2016 में $1 अरब के जो लिए थे उनको पे करने के लिए दोबारा सकूक बांड $1.5 अरब के जारी कर रहे हैं, उसमें अपने कर्जे अपने लाहौर, इस्लामाबाद और मोटरवे गिरवी रख रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास फिर बचे के क्या देने के लिए? ये बड़ी अहम चीज आपने नुक्ता उठाया। मैं मोहम्मद जुबैर साहब आपसे एक रिमार्क इस सिलसिले में लेना चाहता हूं। वुड यू कॉल दिस a kind of a hyperinflation or a higher accelerated rate of inflation, or would you call this stagflation where the economy is stagnating yet the inflation is increasing? जी मोहम्मद जुबैर साहब। मगर मोहम्मद जुबैर साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही गालिबन। मैं दोबारा से चाहूँगा कि इसका कमेंट आपसे मैं ले लूँ। सर, इसी सवाल को आपके सामने दोहरा देता हूँ। क्या आपको लगता है कि सिर्फ महंगाई खालिसतन उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि मुल्क में तरक्की भी हो रही है, या फिर ऐसे है कि तरक्की निस्बतन आहिस्ता है, महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है? क्या कहते हैं आप? महंगाई की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और तरक्की ज़ाहिर कोरोना कोविड-19 आया है। हुकूमत का ये कहना भी सही है, 2 साल हमने बड़े मुश्किल से गुजारे। ये अल्लाह का करम है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है इस दौरान और हमारा उन कंट्री में टॉप 5 कंट्री में हमारा शुमार हुआ है जिन्होंने कोरोना में क्राइसिस में अपने आप को बाहर रखा है। तो GDP भी हमारी बढ़ी है। जैसे आज शौकत तरीन साहब ने कहा है कि अगले साल हमारी GDP का टारगेट 7 से 10% है। तो ये चीज़ें जो है, अगर आपकी इनकम में इजाफा होगा तो ज़ाहिर है आपकी ये तो अच्छी बात है, लोगों को ज़रूरियाती ज़िंदगी खरीदने के मुकाबले आप परचेज़ पावर आप बढ़ाएंगे तो आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारे लिए तलवार है वो है कर्ज़ों की तलवार। ऐसा ना हो कि हमें, जैसे मैंने लेबनान की और श्रीलंका की मिसाल दी है, कि हमें लोग कर्जा देना बंद आप करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने अरेंज करना है और हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। बड़ी अहम बात आपने आगाज़ में कही थी, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद भी और गिरदो नवाह कह रहे हैं, टैक्सिला हो गया, वाह हो गया, रावलपिंडी हो गया, वहाँ के मकीनों के लिए भी ये बड़ी अहम बात है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि अब कदम बड़े देख देख के रखने पड़ेंगे, दोस्त दुश्मन दोनों का लिहाज करना पड़ेगा, तरीके से चलना पड़ेगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।